हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हिमायल दुर्खिम पढ़ रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और इस पार्ट में हम श्रम विभाजन के कारण देखेंगे और उसके परिणाम देखेंगे। अपनी पुस्तक के दूसरे खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारण और दशा की व्याख्या की है। चूंकि श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, ठीक है, उनके हिसाब से दुर्खिम इसमें कारकों की खोज भी सामाजिक जीवन की दशा उनकी आवश्यकताओं की ही है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के 3 कारण बताए हैं। जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि। दुर्खिम श्रम विभाजन का प्राथमिक कारण जनसंख्या का आकार और घनत्व को मानते हैं, अर्थात जैसे जैसे समाज का आकार और घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे श्रम विभाजन भी बढ़ेगा। प्राचीन समय में जनसंख्या का आधार कम था, मतलब आकार कम था, इसलिए श्रम विभाजन बहुत ही कम पाया जाता। जैसे जैसे समाज की संख्या का आकार बढ़ेगा श्रम विभाजन भी बढ़ता जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण खंडात्मक समाज धीरे धीरे समाप्त होने लगे। इनके साथ में निश्चित समाज जन्म लेने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कारण बताए हैं। भौतिक घनत्व। इस प्रकार के घनत्व में व्यक्ति शारीरिक रूप से एक ही स्थान पर केंद्रित होने लगते हैं, जैसे भारत के महानगर जहाँ पर कम स्थान पर अधिक लोग, जैसे मुंबई हो गया, ठीक है। दूसरा है नैतिक घनत्व। नैतिक घनत्व भौतिक घनत्व का ही परिणाम है। इसमें लोगों के संबंधों में, उनकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है। लोगों के अंतः क्रियाओं में वृद्धि होती है, जिसे गतिशीलता नैतिक घनत्व कहते हैं। चूंकि जनसंख्या भौतिक घनत्व वृद्धि के कारण पारस्परिक एकता भी बढ़ती है। नैतिक घनत्व बढ़ने से जो है यातायात दूर और, ठीक है, नैतिक घनत्व को बढ़ाने के मुख्य कारण है यातायात दूरसंचार के साधनों में वृद्धि होना। पैतृकता का घटता प्रभाव। दुर्खिम का मानना है कि पैतृकता यानी जो पहले पिता करता था फिर उसका बेटा वही कार्य करेगा, इस तरीके से, ठीक है, परिवर्तन के अवसर भी कम थे। पैतृकता के आधार पर समाज में व्यवसायी और कार्यों का विभाजन किया जाता था। श्रम विभाजन को विकसित होने में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन अब क्या है, वो क्षीण हो गया है। श्रम विभाजन उतना अधिक नहीं है। उदाहरण के लिए प्राचीन समय में व्यवसाय के आधार पर जातियों का निर्माण होता था, पर अब क्या है कि व्यक्ति कोई भी कार्य कर लेता है। जरूरी नहीं है कि वो जिस जाति में जन्म हुआ है वही कार्य करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं श्रम विभाजन के हम परिणाम पढ़ते हैं कि इसके परिणाम क्या है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के तीसरे भाग में श्रम विभाजन के परिणामों की चर्चा करी है, ठीक है। क्या है, पहले पढ़ते हैं। कार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण। श्रम विभाजन एक प्रमुख परिणाम यह है कि इसमें कार्यों के विभाजन के साथ साथ कार्य करने की स्वतंत्रता और गतिशीलता में भी वृद्धि होती है, ठीक है। इससे कार्यों में परिवर्तन के अवसर भी बढ़ जाते हैं और श्रम विभाजन के समय व्यक्ति एक ही प्रकार कार्य करते हुए उसमें विशेषज्ञ भी प्राप्त कर लेता है। सभ्यता का विकास। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन के कारण सभ्यता भी विकसित हुई है। जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन का विकास हुआ वैसे सभ्यता का विकास हुआ है। सामाजिक प्रगति। श्रम विभाजन के कारण समाज में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन सामाजिक प्रगति को बढ़ाता है। परिवर्तन एक शाश्वत है। समाज में श्रम विभाजन भी परिवर्तन है और उस कारण सामाजिक प्रगति, ठीक है। तो सामाजिक की प्रगति भी बढ़ी है श्रम विभाजन बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट है नवीन समूह की उत्पत्ति और आत्मनिर्भरता। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि श्रम विभाजन के कारण न केवल समाज में नवीन समूह का निर्माण होता है और उसमें एक दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ती है, क्योंकि नवीन समूह समाज में निर्मित होते हैं, एक विशेष प्रकार के कार्य करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में एक दूसरे के साथ समूह में रहना ही पड़ता है। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी विचारधारा। प्राचीन समाज में श्रम विभाजन की मात्रा कम होती थी, सामूहिक चेतना अधिक मात्रा में होती थी। जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ा है सामूहिक चेतना कम हो गई है, ठीक है, और शिथिलता भी आई है, जिसके कारण व्यक्तिवादी विचारधारा में वृद्धि हुई है। श्रम विभाजन के कारण व्यक्ति स्वतंत्र भी हुआ है। इस स्थिति में वह जो है व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अर्जित परिस्थिति से कार्य करता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव। श्रम विभाजन समाज की नैतिक व्यवस्थाओं को बदल देता है, ठीक है। यांत्रिक एकता वाले समाज में जहां समरूपता पाई जाती थी, दमनकारी कानून में क्या है, साम्यवादी वाले एकता में समाज में विभिन्नता के कारण श्रम विभाजन अधिक पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विशेषीकरण के कारण समाज में जटिलता में वृद्धि हुई है। ऐसे समाज में व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए प्रतिकारी कानून बनाए जाते हैं। श्रम विभाजन जहां एक तरफ व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करता है, वहीं दूसरी तरफ सामूहिक हितों को भी नैतिक रूप में विकसित करता है, जो व्यक्तिगत चेतना, स्वतंत्रता और स्वार्थ के नियंत्रण में रखती है। अब पढ़ते हैं साम्यव सामाजिक एकता। श्रम विभाजन के कारण साम्यव एकता स्थापित होती है, ठीक है, जिसमें विभिन्न अंगों में परस्पर कार्य करते हैं निर्भर रहकर लोग एक दूसरे पर। हालांकि विभिन्न अंग अलग अलग होने पर भी एक दूसरे के साथ जो है निर्भर रहे हैं, मतलब समाज में जो है अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर निर्भर है और निर्भर रहकर सहयोग से कार्य करते हैं। दुर्खिम ने श्रम विभाजन की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करके सामाजिक अध्ययन को नई दिशा दी है।
है ना। श्रम विभाजन को अपने सामाजिक आधार पर समझाने का प्रयास किया है। श्रम विभाजन को एक नैतिक आवश्यकता के रूप में प्रकट कर दुर्कहेम ने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक जीवन की एक नैतिक आवश्यकता है, सामाजिक जीवन की एक नैतिक आवश्यकता है। ठीक है, समाज का अस्तित्व नैतिकता पर निर्भर करता है। एकता समाज की आत्मा है। ठीक है, जिसके अभाव में समाज निष्प्राण और निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये था दुर्कहेम से रिलेटेड बहुत ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर लिखिएगा। अगले लेक्चर में हम मैक्स फेबर पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। इसकी वीडियो के 3 पार्ट बने हैं, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से।